हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 का जो चैप्टर 10 है उसका ये पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चैप्टर 10 में हम लोगों ने पढ़ा था हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये जो वीडियो है उसको आने में थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ ज़रूरी काम से। नहीं, ऐसे नहीं बोल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट 2 होगा ये। इससे पहला जो पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं शहरी एवं ग्राम्य जीवन के बारे में, ये ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो ये सेकंड पार्ट होगा, सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सुदर्शन झील के बारे में, साथ ही साथ मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, और ये भी समझा था कि जो मौर्य वंश है उसका पतन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और साथ ही साथ ये भी समझा था कृषि के विकास के बारे में। यानी कि जब मौर्य वंश का शासन चल रहा था लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद, यानी कि लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का जो पीरियड है उसमें कृषि का विकास कैसे हुआ, खेती का विकास कैसे हुआ, क्या कारण थे, कृषि के विकास में सहयोग करने वाले कौन कौन से ऐसे तत्व थे जिसके कारण कृषि का विकास हुआ। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है, और साथ ही साथ ये भी पढ़ा था सिंचाई की व्यवस्था और सुदर्शन झील के बारे में। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे कृषि के, खेती के विकास के फायदे, यानी कि जब खेती का विकास होगा तो उससे क्या क्या फायदे हुए उस समय, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे कि सिंचाई एवं औजारों के प्रयोग से अनाज का उत्पादन बढ़ा। हम लोग जानते हैं कि अगर हम अनाज उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो ये अगर अच्छी क्वालिटी के औजार हो और साथ ही साथ अच्छी सिंचाई की व्यवस्था हो। सिंचाई की व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो फसल है उसमें पानी डालना, यानी कि फसल को पानी की आवश्यकता होती है, तो उसी पानी को फसल में पानी का डालना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो ये जो सिंचाई की व्यवस्था है अगर वो अच्छी हो जाए, यानी कि फसलों को अच्छे तरीके से जब भी पानी की आवश्यकता हो तब अगर मिल जाता है तो फसल क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है और अनाज और अगर औजार, जो कृषि करने का औजार है वो अगर अच्छे क्वालिटी का है तो उससे क्या होगा, अनाज का उत्पादन बढ़ेगा। तो उससे क्या हुआ कि उस समय अनाज का उत्पादन बढ़ा और लोगों को खेती के कार्य में रोजगार मिला। और जाहिर सी बात है कि जब अनाज का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होगा, औजार अच्छे मिल जाएंगे, तो लोग क्या है, कृषि करना आरंभ कर देंगे। यानी कि बहुत से लोग कृषि कार्य में जुड़ गए। साथ ही साथ जब बहुत से लोग कृषि कार्य में जुड़ेंगे तो उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, यानी कि कार्य करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। और इससे अब अगर कृषि का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो उससे बहुत सारे फायदे हैं। पहला कि जो उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही साथ जब कृषि का उत्पादन अच्छा हो रहा है तो उन लोगों को मजदूरी भी अच्छी मिलेगी। और साथ ही साथ राजाओं द्वारा सिंचाई का प्रबंध किए जाने से उत्पादकता बढ़ने से उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त होने लगा। यानी कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा वैसे वैसे राजा को भी अधिक टैक्स क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होने लगा। इससे क्या हुआ कि राजा को अधिक धन की प्राप्ति ने, यानी कि जैसे जैसे टैक्स राजा को ज़्यादा होते गया उससे राजा और भी अलग अलग तरीके के कार्य किए। जैसे उन्होंने महल बनाना शुरू किया, यानी कि जितना ज़्यादा धन होगा उतने ज़्यादा महल बनवाए। साथ ही साथ सेना रखने एवं किला बनाने के लिए साधन उपलब्ध कराए। अधिक उत्पादन ने उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया, यानी कि अब ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर कृषि का उत्पादन हो रहा है तो इससे क्या होगा कि अगर कम ही लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और ज़्यादा उत्पादन होता है तो और भी जो लोग बच जाएंगे वो दूसरे कार्य को देखेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए एक कृषि कार्य में 5 लोग मिल करके, एक फैमिली में मान लीजिए कि 10 लोग हैं, और अगर वो कार्य कर रहे, कृषि कार्य में जुड़े हुए, और 5 लोग ही अगर मिल करके कुछ ऐसे औजार मिल जाते हैं, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो जाती है, तो 5 लोग ही मिल करके उस कृषि कार्य को करते हैं और उतना ही उत्पादन हो रहा है या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो 5 लोग एक्स्ट्रा बचेंगे ये किसी न किसी दूसरे कार्य को देखेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जब कृषि का उत्पादन ज़्यादा हुआ तो उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला, यानी कि और भी उससे रिलेटेड जो भी कार्य थे उनमें भी क्या हुआ, बढ़ोतरी होती गई, और व्यापार का विकास इनका प्रमुख परिणाम था। और साथ ही साथ जब कृषि का उत्पादन ज़्यादा होने लगा, लोगों को फसल जो जितना वो लोग यूज कर सकते थे उससे अधिक उनके पास उत्पादन हुआ। तो इससे क्या हुआ कि व्यापार का विकास हुआ। व्यापार का विकास क्या हुआ, मतलब ये लोग जो बचा हुआ अनाज है वो दूसरे जगह ले जा करके बेचते भी थे।
अब इसमें हमें पढ़ना है व्यापार। व्यापार क्या होता है कि किसी भी वस्तु को एक जगह से, व्यापार का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु को, मान लीजिए अनाज का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि एक किसान है, अपना फसल लेकर के कहाँ पे आता है, मंडी में। ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि खाने से ज़्यादा जो इसके पास फसल है उसको लेकर के कहाँ पे आता है, मंडी में, और ले जाकर के यहाँ से बेचता है। और यहाँ से जो व्यापारी है वो सामान खरीदता है और दूसरे दूसरे जगहों पे ले जाकर के क्या करता है, बेचता है। तो ये जो कार्य है यही क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। और इससे उसको क्या होता है, अर्निंग होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, व्यापार के बारे में, यानी कि मौर्य काल के समय में व्यापारिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या करें कि इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। व्यापार की प्रगति के लिए मौर्य काल में ही कई स्थल मार्ग का निर्माण एवं विकास किया गया। अब एक बात और है कि स्थल मार्ग का निर्माण किया गया। स्थल मार्ग का निर्माण क्यों किया गया? जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई सामान इस जगह पे उत्पादन हो रहा है, ठीक है, पाटलिपुत्रा में उत्पादन हो रहा है, और हमें ले जाकर के बेचना है तक्षशिला में, ठीक है, उस समय का जो तक्षशिला वाला जो जगह है, अगर वहाँ पे हमको ले करके जाना है तो क्या करेंगे, एक साथ एक अच्छा सा रास्ता होगा, तभी तो व्यापारिक जो गतिविधि है वो तेज होगी। तो इसके लिए क्या किया गया कि सड़कों का, स्थल मार्गों का निर्माण किया गया। पाटलिपुत्र से तक्षशिला तथा पाटलिपुत्र से ताम्रलिपि, और बंगाल का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, ताम्रलिपि। तो इसको जोड़ने वाली सड़कें स्थलीय व्यापार के महत्वपूर्ण साधन थे। यानी कि स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था, तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण सड़कें थी, तो पाटलिपुत्र से तक्षशिला और पाटलिपुत्र से ताम्रलिपि, ये दो जो व्यापारिक मार्ग थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और मौर्य काल में दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। कुछ व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया से भी जुड़े हुए थे। यानी कि अभी इस समय, यानी कि ये जो पीरियड था 600 ईसा पूर्व के बाद वाला जो पीरियड था, जिसमें कृषि का विकास हुआ और जो लोहे के औजार उपयोग में आने लगे, इससे कृषि का विकास हुआ। तो इस समय जो व्यापारिक गतिविधि है ना, वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। और साथ ही साथ सिर्फ भारत में ही नहीं, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया से भी भारत का कनेक्शन हुआ, और वहाँ से भी क्या है, व्यापारिक गतिविधि बढ़ी। उत्तर पश्चिमी एवं भारत में हिंदुस्तानी, शक, कुषाण आदि शासकों के राज्य स्थापित होने से उपमहाद्वीप का क्या हुआ कि पश्चिमी एवं मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। जैसा कि हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो शक वंश है, कुषाण वंश है, इन वंशों का मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कैसे स्थापना होती है, कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण शासक थे, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोगों का जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ जो व्यापारिक और कृषि से रिलेटेड जो गतिविधियाँ विकसित हुई हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो क्या करें कि मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। यह रेशम मार्ग था, क्योंकि चीन से होने वाला रेशम का व्यापार इसी मार्ग से होता था। तो हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ से कि ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भारत का ये वाला हिस्सा है ये चीन से पश्चिमी रोमन वाला जो पार्ट है वहाँ से जुड़ा हुआ था। तो यही जो ये जो रास्ता है, ये जो मार्ग है, इसी को क्या बोलते हैं, रेशम मार्ग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से रेशम का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पे होता था, चाइना में, और चाइना का रेशम बहुत फेमस था, और इसी मार्ग से रेशम का व्यापार होता था जो कि रोमन तक जाता था, ठीक है ना, रोमन साम्राज्य तक जाता था। इसलिए इस मार्ग को किस नाम से जाना जाता है, रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप मैप में समझ सकते हैं कि ये है रेशम मार्ग, ठीक है। आगे अब क्या करा है कि यह रेशम मार्ग था क्योंकि चीन से होने वाला रेशम का व्यापार प्रायः इसी मार्ग से होता था, और रोमन साम्राज्य से होने वाले व्यापार का एक बड़ा भाग इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा था। रोम भारत में निर्मित विलासिता की सामग्री, और रोम से भी भारत का व्यापार रोम से भी होता था। तो भारत से कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं थी जो रोम में ले जाया, यहाँ के भारत के जो व्यापारी थे वो रोम में ले जा करके बेचते थे। तो कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं थी, तो रेशम था, मसाला, मोती, हाथी दांत से बने आभूषण आदि का एक बहुत बड़ा ग्राहक था। कौन? रोम। यानी कि रोम में इन सारी वस्तुओं की बहुत बड़ी डिमांड थी, भारत की वस्तुओं का। अब हमें पढ़ना है संगम कालीन व्यापार के बारे में। अब ये संगम कालीन व्यापार क्या है, तो संगम काल क्या है, तो संगम काल दक्षिण भारत के बारे में जानकारियाँ देता है। तो वो क्या है कि दक्षिण भारत में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के, यानी कि 200 BCE से, यानी कि 200 ईसा पूर्व से, यानी कि 200 ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी तक का जो काल है उसको संगम काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि दक्षिण भारत में, खास करके किस भारत में, कौन से एरिया में, भारत के किस भाग में, तो दक्षिणी भाग वाला जो क्षेत्र है उसके बारे में हमें जानकारियाँ कहाँ से मिलती है, तो संगम कालीन जो लिटरेचर है, संगम काल जो है, अगर उसका अध्ययन करते हैं तो हमें दक्षिण भारत के बारे में पता चलता है। और वो पीरियड कब से कब तक का है, तो 200 ईसा पूर्व से लेकर के, कब से, 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी वाला जो पीरियड है,
वो क्या कहलाता है, संगम काल कहलाता है, और वो भी दक्षिण भारत के बारे में जानकारी देता है। अब क्या करें कि दक्षिण भारत में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी शताब्दी तक का जो काल है उसको संगम काल के नाम से जानते हैं। और इस दौरान दक्षिण भारत में क्या है, व्यापक व्यापार वाणिज्य के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि जब हम संगम काल का अध्ययन करते हैं तो उस समय हमें क्या पता चलता है कि दक्षिण भारत में भी व्यापक स्तर पर क्या होता था, व्यापार और वाणिज्य जो प्रक्रिया है उसके हमें प्रमाण मिलते हैं। यानी कि उस समय भी व्यापारिक गतिविधि था, कहाँ पे, दक्षिण भारत में। संगम साहित्य के अनुसार यहाँ की भूमि काफ़ी उर्वर थी। यानी कि संगम साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि दक्षिण भारत की भी जो जितने भी भूमि है वो सब क्या थे, उर्वर थे। उर्वर करने का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। यानी कि जिसपे फसल का उत्पादन बहुत अच्छा हो उस भूमि को क्या बोलते हैं, उर्वर भूमि बोलते हैं या फिर उपजाऊ भूमि बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि पर्याप्त मात्रा में अनाज, फल फूल, मसाले, मांस एवं मछली यहाँ के लोगों के लिए क्या था, उपलब्ध थे। कृषि से प्राप्त राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था, लेकिन आंतरिक एवं विदेशी व्यापार संगम काल की समृद्धि का मुख्य कारण थे। यानी कि संगम काल के भी, यानी कि दक्षिण भारत के भी जो लोग थे वो क्या है कि विदेशों से, यानी कि आंतरिक साथ ही साथ विदेशी व्यापार यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में होता था, और इससे क्या है, ये लोग समृद्ध थे। कई बंदरगाह वाले शहर व्यापार के केंद्र थे। यानी कि संगम काल में भी जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं वो कई ऐसे बंदरगाह वाले शहर थे। बंदरगाह करने का मतलब क्या होता है, यानी कि समुद्र के किनारे वाला वैसा क्षेत्र जहाँ से स्थल और जो जल है दोनों आकर के मिलते हैं, और जहाँ से सामान को क्या है, मतलब सामान जहाँ से जो शिप है उस पर लोड या अनलोड किया जाता है, वो जो क्षेत्र है, वो जो जगह है वो क्या कहलाता है, बंदरगाह कहलाता है। तो क्या करें कि कई बंदरगाह वाले शहर थे, यानी कि कई ऐसे शहर थे जहाँ से व्यापारिक गतिविधि हुआ करती थी। अब क्या करें यहाँ पे कि जिनमें पुहार भी एक था, और एक वैसा ही शहर कौन था, पुहार। सर्वाधिक लाभप्रद समुद्री व्यापार दक्षिण भारत से होने वाला रोमन व्यापार था। यानी कि अगर सबसे ज़्यादा कोई विदेशों में व्यापार होता था तो वो कहाँ से होता था, रोमन से होता था, और वहाँ से बहुत इन लोगों को क्या होता था, अच्छी आमदनी हो जाती थी। दक्षिण भारत के तीनों राजवंश के शासकों जैसे कि चोल, पांड्य और चेर ने संगमकालीन व्यापार को काफ़ी उन्नत बनाया। यानी कि दक्षिण भारत में तीन ऐसे राजवंश थे जिन्होंने समकालीन रूप से शासन किया। समकालीन रूप से शासन करने का मतलब क्या हुआ कि इतने बड़े एरिया पे किसका शासन हुआ, चोल का, पांड्य का और चेर का। यानी कि एक वाले एरिया पे पांड्य का और एक वाले एरिया पे चेर का शासन हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो संगमकालीन जो व्यापार है वो विकसित हुआ किन तीनों राजवंशों के शासनकाल में। और वो कौन कौन थे, तो चोल हो गए, पांड्य हो गए और चेर हो गए। अब संगम काल क्या है, तो संगम शब्द का तात्पर्य कवियों की सभा से है। संगम का मतलब क्या होता है, कवियों की सभा। और दक्षिण भारत के शासकों के समय समय पर तमिल कवियों की सभा आयोजित करवाते थे। यानी कि जो दक्षिण भारत के शासक थे वो क्या करते थे कि समय समय पर तमिल कवियों की सभा आयोजित करवाते थे, और इन कवियों का काम ऐसे साहित्य की रचना करना था जिससे तत्कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य एवं शिल्प आदि की जानकारी सभी को मिल सके। यानी कि जो तमिल शासक होते थे वो बोलते थे, जितने भी तमिल कवि होते थे उनकी एक सभा आयोजित करवाते थे, और उनमें उनको बोला जाता था कि अभी के जो हालात है, अभी के जो तत्कालीन जो अर्थव्यवस्था के हालात है, व्यापार कैसे चल रहे हैं, वाणिज्य की क्या स्थिति है, शिल्प की क्या स्थिति है, इन सारी चीज़ों को लोग कैसे रह रहे हैं, उनका आप क्या कीजिए, ऐसा रचना कीजिए। इनके द्वारा लिखे गए साहित्य से हमें सुदूर दक्षिण में तीन प्रमुख राज्यों जैसे कि पांड्य, चोल, चेर के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि संगम काल से किन राजवंशों के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं, तो किन की मिलती हैं, तो तीन राजवंश है। कौन कौन, पांड्य, चोल और चेर। यानी कि इन तीन राजवंशों के बारे में हमें जानकारियाँ मिलेंगी अगर हम तमिल साहित्य का, संगम का साहित्य का अध्ययन करते हैं तो, ठीक है। अब हमें पढ़ना है पुहार एक व्यापारिक गतिविधियां एक अवलोकन। यानी कि जो पुहार बंदरगाह था उसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो ये जो इसका अध्ययन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो वीडियोज़ है वो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।